अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल नवाए सरोश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान शकील अहमद सल्फ़ी। आज हमारे स्टूडियो में एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर मोहम्मद फैज़ अहमद साहब हैं, जो दरभंगा में मानू से वाबस्ता हैं। दरभंगा के मानू सैटेलाइट कैंपस के चेयरमैन हैं और कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, साथ ही बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। और इन सबसे बड़ी बात ये है कि तालीमी उमूर से इनकी दिलचस्पी है, जो सिर्फ इनके कॉलेज तक या इनके इदारे तक महदूद नहीं है, बल्कि इनके अंदर ये जज्बा है, इनकी ये सोच है कि इनकी कौम के बच्चे और मजमूई तौर पर हिंदुस्तान तालीम में आगे बढ़े। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि इन्होंने हमको वक्त दिया। हम प्रोफेसर साहब आपका इस्तकबाल करते हैं अपने बहुत स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि पहले आप अपने तालीमी सफ़र और जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में इख्तिसार के साथ हमारे नाज़रीन को बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ अहमद है और इब्तदाई तालीम क्लास 5 तक मैं वेस्ट बंगाल से हासिल किया। मेरे वालिद वहीं रहते थे और उसके बाद की तालीम यहाँ समस्तीपुर, जो मेरा आवाई ज़िला है और गांव है मैसपट्टी, वहाँ से हासिल किया। बीए मिथिला यूनिवर्सिटी से, समस्तीपुर के प्राइवेट कॉलेज से मैंने पास किया। बीएड एमएड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल करने का मुझे मौका मिला। एमए हिस्ट्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। 2001 में मैं सिटी नेशनल कॉलेज आजमगढ़ एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया और 2006 में जब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस दरभंगा में कायम हुआ तो मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और मैं पहला शख्स हूँ जो इस कैंपस में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। 2014 से मैं प्रोफेसर हूँ और 2015 से एज ए प्रिंसिपल मैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा में काम कर रहा हूँ और मौजूदा वक्त में मानू कैंपस दरभंगा के कैंपस मैनेजमेंट कमेटी के चेयरपर्सन हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। अब आते हैं असल मौजू पर, क्योंकि आप बहरहाल आपकी जो असल पहचान है वो ये है कि आप टीचर है और उनको लगता है कि हर टीचर ये चाहेगा कि उसकी असल पहचान वही हो। वो एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, लेकिन उनको लगता है कि जितना टीचर होने में जो खुशी होती होगी वो शायद दूसरी चीज़ों में नहीं होती है। जैसी अहमियत है इसकी मनसब की, इस ओहदे की। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के दौर में एक मुअल्लिम के, टीचर के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुशनसीब महसूस करता हूँ खुद को कि मुझे अल्लाह ने इस पैसे में लाया और मैं एक उस्ताद हूँ। अलबत्ता ये बिल्कुल सच है कि उस्ताद की अहमियत बहुत है और उस्ताद मुस्तकबिल बनाता है, कौम का मामार है और उस्ताद के हाथों में ही सब कुछ है। अगर हम किसी कौम को अच्छा बनाना चाहते हैं तो यकीनी तौर पे उसकी जिम्मेदारी उस्ताद पे है। वक्त और हालात के तहत उस्ताद के किरदार में भी काफ़ी तब्दीलियाँ देखने को मिलती है। पिछले 25-26 साल के तजुर्बे की बुनियाद पे हमें भी एहसास होता है कि उस्ताद का जो एक किरदार है उसमें कुछ कमी आई है। जो हम कहते हैं कि वालिदैन के तर्ज पे उस्ताद रहते हैं या गार्जियन होते हैं वो अपने इदारे में, और बच्चे पूरी तरह से उस्ताद पे यकीन करते हैं, तो उसमें थोड़ी कमी देखने को इधर मिलती है। वजूहात तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जहाँ हमें देखने की ज़रूरत है। लेकिन मजमूई तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उस्ताद का किरदार बहुत अहम है और तालीम अगर एक दौलत है तो जाहिर सी बात है कि उसको ट्रांसफ़र करने की जिम्मेदारी उस्ताद पर। आप ये कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है टीचर स्टूडेंट का उसमें कुछ गिरावट आई है या उसमें यकीनन। देखिए, पहले उस्ताद का जो एक किरदार
था या अभी भी काफ़ी अच्छे उस्ताद मौजूद हैं, बिल्कुल। जो पूरी तरह से स्टूडेंट्स को बनाने में, सँवारने में और उसको मंज़िल तक पहुँचाने के लिए हमेशा गामज़न रहते थे। बिल्कुल। और जब तक बच्चे अपने मंज़िल तक पहुँच नहीं जाए, उस्ताद का कंसर्न रहता था। हुँ। लेकिन वक़्त और हालात ने ऐसा करवट लिया है कि आज के उस्ताद रहमदिल हो सकते हैं, बच्चों से कंसर्न रख सकते हैं, लेकिन उसमें वो शिद्दत या वो जद्दोजहद जो पहले थी, वो थोड़ा कम है। और यही वजह है कि हम माशरे में अक्सर ये शिकायत करते हुए देखते हैं लोगों को कि उस्ताद की अहमियत कम हो रही है। तो ये हमारे तालीमी निज़ाम के लिए एक चैलेंज है, हमें उसे रीस्टोर करने की ज़रूरत है। रिस्टोर करने की ज़रूरत है। चलिए, अब हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मजमूई तालीमी निज़ाम है, उसकी जो खूबियाँ या ख़राबियाँ हैं, इख्तिसार के साथ आप उस पे कुछ रोशनी डालें। देखिए, तालीम यकीनन एक ख़ज़ाना है जो हर इंसान में पाया जाता है। और कुरान की आयत तालीम से शुरू होती है और हर मज़हब में तालीम की बहुत अहमियत दी गई है। और हिंदुस्तान मज़हब का गहवारा है, यहाँ तालीम की अहमियत शुरू से काफ़ी रही है। अलबत्ता वक़्त के एतबार से थोड़ा उसके मकासद में फ़र्क आया है। हमारे यहाँ वैदिक पीरियड रहा, इस्लामिक पीरियड रहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे तालीम को थोड़ा तिजारत से और खुदगर्ज़ी से और अपनी ज़रूरत को पूरी करने से जोड़ने की कोशिश किया। और इस वजह से उन्होंने तालीम को अपने सिस्टम को मज़बूत बनाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया। जिस वजह से थोड़ा तालीम का जो एक निज़ाम था, वो चूँकि अंग्रेज़ ने काफ़ी ज़रूरत के हिसाब से बनाया और बाद में अपनी अपने ज़रूरतों के के हिसाब हिसाब से बनाया, और बाद में हम लोग उसमें बहुत तब्दीली लाने में कामयाब नहीं हुए, चूँकि आज़ादी की जद्दोजहद थी। तो कहीं न कहीं से हम लोग उसको अपनाते हुए चले गए। ये बात सही है कि बीच में हमारे रहनुमा जैसे महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन शुरू किया वक़्त को देखते हुए, तो इस तरह से ये कोशिश की गई। लेकिन तालीमी निज़ाम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ पाया। आज़ादी के बाद हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सूबाई सतह पे, एनजीओज़ के सतह पे काफ़ी कोशिशें की गई, काफ़ी कमेटी, काफ़ी कमीशन्स बने। लेकिन ये बात सच है कि इन सब चीज़ों के बावजूद मौजूदा वक़्त में तालीमी एतबार से हम काफ़ी पीछे हैं। अगर हम दुनिया का देखें, दुनिया के तालीमी निज़ाम को देखें और जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वहाँ के तालीमी निज़ाम को देखें, तो हमें ये चीज़ सोचने पे मजबूर करती है कि हमारी तालीमी निज़ाम में और भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, एफर्ट करने के लायक तालीम होनी चाहिए, बच्चों के एम्बिशंस को कन्वर्ट करने के लिए होनी चाहिए। ऐसी तालीम होनी चाहिए जो बच्चों की ज़रूरत को पूरा कर सके, उसका जो एस्पिरेशंस है उसको पूरा कर सके, उसकी ज़िंदगी से वो वाबिस्ता हो। तो उसमें हम लोग की सबकी कोशिश है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक वेलकमिंग स्टेप्स है 2020 की, और इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी गामज़न है और हम लोग भी उसमें मुआविन हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हम लोग कामयाब हों। तो ये एक मुख्तसर सा तालीमी निज़ाम का जायज़ा है। मैंने अच्छा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अभी आप जिक्र कर रहे हैं, वो क्या लगता है कि उसके तहत चीज़ें बहुत बदल जाएंगी या बदल रही हैं, तो नाफिज भी हो? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो यकीनन हम 1986 की पॉलिसी के बाद जो पॉलिसी बनी है वो 2020 की पॉलिसी है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये पॉलिसी आई है। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है और अब हम उम्मीद करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसीज़ आएंगी। अब इस पॉलिसीज़ में ये कोशिश की गई है कि जितना मुमकिन हो सके वो अवेलेबल रिसोर्सेज में एक टारगेट बेस्ड कोशिश है। जैसे 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशंस हो जाएं, 2035 तक 35% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाए, 2030 तक ये हो, 2020, इस तरह से कोशिश है। अब ये कोशिश में हमारी पॉलिसीज़ के साथ अफसोसनाक ये रहा है कि पॉलिसीज़ एक तरफ रही है और उसका इम्प्लीमेंटेशंस दूसरी तरफ रहा है और इकोनॉमिक फैक्टर तीसरी तरफ रहा है। तो जब तक हम उस पॉलिसी को नाफिज करने के लिए उतना पैसा मुहैया नहीं करेंगे, तब तक वो पॉलिसी अपने आप में मुकम्मल नहीं होगी।
थियोरेटिकल जितना हो जी। सके, लेकिन उसको नाफिज करने के लिए वो चाहिए। मजमूई तौर पे हम कह सकते हैं कि एक अच्छी पॉलिसी है और इसे हमें पूरी तरह से नाफिज करने की कोशिश अपने अपने सतह से करनी चाहिए। अब आते हैं ज़रा अपनी कौम की तरफ। हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो तालीमी हालत है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तालीमी हालत में सिर्फ मुसलमानों का ख्याल ही अहम नहीं है। जब भी हम इस कौम के तरक्की याफ्ता होने के का ख्वाब देखते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक, हर सिटीजन उसमें शामिल होता है। और जब तक कि एक भी सिटीज़न अपने विज़न्स को, अपने एम्बिशंस को, अपने एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाएगा, तब तक हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं। नहीं कहलाएगा। ये एक इत्तेफ़ाक है कि मुसलमान का जो पॉपुलेशंस है वो सेकेंड मेजॉरिटी है हिंदुस्तान में। जी। और अभी चूँकि हमारे पास मर्दमशुमारी नहीं है, 2011 के ऊपर ही हम डिपेंड करते हैं, जी। तो उस हिसाब से 14.23 आचार्य हमारे Population। पास पॉपुलेशंस है, जो एक बहुत अहम है। अब हम ये बात तो वाज़ेह तौर पे हमें समझना होगा, चाहे हम हिंदुस्तान में किसी भी सतह पे हों, पॉलिसी मेकर हों, पॉलिटिशियंस हों, बिज़नेस पर्सन हों, टीचर हों, जो भी हों, हमें ये समझना होगा कि मुस्लिम्स को छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इनको लेके ही चलना होगा। जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, सभी हैं, उसी तरह मुस्लिम्स भी हैं। ये अफ़सोसनाक पहलू है कि देखिए मुसलमान की जो आबादी है वो 14.2 थी, जैसा मैंने बताया, और मुसलमानों का जो 5 क्लास तक जो तालीम हासिल करने का जो परसेंटेज है वो 14.8 है। तो ये बहुत खुशआइंद पहलू है। इससे एक चीज़ जो वाज़ेह होता है वो ये होता है कि मुस्लिम माँ-बाप और मुस्लिम जो भी लोग हैं, वो यकीनी तौर पे चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। लेकिन अफ़सोसनाक पहलू जो है वो 5 क्लास के बाद शुरू होता है। बिल्कुल। और जब 8 क्लास तक बच्चे आते हैं तो अच्छा खासा उनमें ड्रॉप आउट हो जाता है। और 8 क्लास का वो वक्त होता है जब बच्चों में शऊर होने लगता है कि हमें हमारे घर में परेशानी है, हमारे माँ बाप को गुर्बती है, हमें रोटी की परेशानी है। और जो लड़कियां हैं उनको ये एहसास होने लगता है कि स्कूल दूर है, महफूज नहीं है ना? तो ऐसे हालत में बच्चे काम के लिए निकलने के मजबूर हो जाते हैं और लड़कियां घर पे रहने के लिए मजबूर हो जाती हैं। और यहाँ से मुसलमानों के तालीमी का जवाब शुरू होता है, ड्रॉप शुरू होता है। और वो गरचे तादाद में हम कहते हैं कि 8 क्लास तक 85% बच्चे जो 100 में ना दाखिला लेते हैं वो पास करते हैं, और 72 बच्चे जो है वो 10वीं कर लेते हैं, और 61 बच्चे 100 में हायर सेकेंडरी आते हैं, और 17 बच्चे तक कॉलेज में आते हैं। ये बात हम कहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी ख़तरनाक है और वो हम सभी लोगों के लिए कंसर्न है। उसी तरह से मैं थोड़ा इसको वाज़ेह करना चाहूँगा कि जो हायर एजुकेशन में आप देखेंगे तो मुसलमानों का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 16.6 एनरोलमेंट, हाँ एनरोलमेंट है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। नेशनल 27.3 है, एसटी का 18.9 है, एससी का 23.1 है। ये एक ऐसा ज़ाविया है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि इनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो काफ़ी कम है। जब सच्चर कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया था 2006 नवंबर में, तो उस वक्त जो मुसलमानों का वो था हायर एजुकेशन में जो इन्वॉल्वमेंट था वो 3.6 था, 3.6 था, और फिर वो बाद में 4.6 हुआ। अभी हम 5.5 उस हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन आपको जान के अफसोस होगा कि 2021-22 और 2020-21 का जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है, उसमें हायर एजुकेशन में मुसलमानों में गिरावट आई है। मतलब जो बढ़ने के बजाय मुसलमानों का एनरोलमेंट कम हुआ है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, इसमें काफ़ी कम हुआ है। उसी तरह से जो आर्टिकल 29-30 के तहत जो मुस्लिम इदारे कायम होते हैं, उसमें भी बहुत अफसोसनाक पहलू ये है कि 12% इनकी आबादी है
और जो तालीमी इदारे कायम हैं उसमें सिर्फ 2.2% जो है वो मुस्लिम तालीमी इदारे हैं। माइनॉरिटी के जो इदारे हैं उसमें सिर्फ 2% या 2.2%, और टेक्निकल में वो 4 पॉइंट के आसपास हैं। तो मजमूई तौर पे आप देखेंगे कि मुसलमानों की तालीमी हालत काफ़ी ख़ास है, काफ़ी परेशान कुन है, और लड़कियों में थोड़ा आगे चल के और कमी आती है। तो ये सब एक काफ़ी कंसर्निंग इशूज़ है मौजूदा वक्त में, और इस पे काफ़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। रुकावट कहाँ है? यानी ये इसको कह सकते हैं कि ये सिस्टम में कमी है, या फिर ये है कि रिसोर्सेज नहीं है, या फिर माइंडसेट का मामला है? देखिए, इसको आप किसी एक ज़ाविये से नहीं देख सकते हैं। आप इसको कई एंगल से हमें इसका तज्जिया करना होगा। समाजी तौर पे आप देखेंगे तो ऐसे हालात हुए हैं कि समाजी तौर पे जो बच्चे हैं, आपको अगर गुरबती को देखेंगे तो आप ये समझिए कि 85% मुस्लिम बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जी। तो ये एक गुरबती का अंदाज़ा लगाइए। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो मुस्लिम्स में लगभग 30% से अबव पाया जाता है, जो नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। तो एक तो बड़ा मसला ये है कि गुरबती का है, पैसे की काफ़ी किल्लत है। तो इस वजह से भी मुसलमान बच्चियों को एक वक्त के बाद तालीम तर्क कर देना पड़ता है। दूसरा ये है कि समाज में कहीं न कहीं से ये बातें हमें कहने में अफ़सोस हो रही है, लेकिन ये एक तल्ख़ सच्चाई है कि वो तासुब बढ़ा है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने अपने बातों में कहा है कि मुस्लिम्स के साथ एडमिशन्स में, स्कॉलरशिप के डिसबर्समेंट में और टीचर के एटीट्यूड में बायसनेस है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। यहाँ मैं आपको कहूँ कि हंटर कमीशन, और सच्चर कमेटी 2006 की, हाँ, और हंटर कमीशन 1882 की है, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसने भी कहा है कि मुस्लिम्स आर डीप सीटेड बायसनेस है उनके साथ, और जब तक हम इनके बायसनेस को फ्रॉम बॉटम टू द टॉप एलिमिनेट नहीं करेंगे, तब तक हम इस माइनॉरिटी को प्रोडक्टिव शक्ल नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो एक हेटेरोइज्म की वजह से जो एक सोसाइटी का जो एक बायसनेस आया है, चाहे वो जिस भी सतह पे हो, तो उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। जी, इक़्तिसादी तौर पे भी पोजीशन काफ़ी ख़राब है। अगर हम शुरू से देखें तो ऐसा महसूस होता है, काफ़ी रिसर्च भी इस पे, काफ़ी सर्वे भी है, कि अच्छे खासे मुसलमान जो ज़मींदार थे वो वक्त के साथ खेतिहर हो गए, और जो खेतिहर थे वो मजदूर हो गए, और जो मजदूर हैं अब वो बेरोजगार हो गए हैं। तो जो गुरबती है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है तालीम नहीं हासिल करने के पीछे। हम कहीं न कहीं से ये कह सकते हैं कि देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, लेकिन उसमें सियासी विल भी होना बहुत ज़रूरी है। सियासत है, जो हमारी गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उसको तालीम मजमूई तौर पे, और ऐसे लोगों की तालीम जो पिछड़े हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो हाशिए पे हैं, उनकी तालीम पे ध्यान देने की ख़ास ज़रूरत है। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं आएगा, तब तक तालीम के इस तरह से हासिल करना काफ़ी, इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे कोशिशों का से इत्तेफाक रखता हूँ, उसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। ये बहुत अहम कदम था राइट टू एजुकेशन एक्ट लाना, और आज के वक्त में भी बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जो बच्चों को दिया जाता है, और तालीम के ऊपर जो जीडीपी का जो पैसा खर्च हो रहा है उस पर भी हमें जो 6% का जो एक इम्प्लीमेंटेशंस का जो रिक्वेस्ट है सभी कमिटीज़ एंड कमीशंस का, उसको भी हमें देखने की ज़रूरत है, और उसको आगे लेके चलने की ज़रूरत है। तो हम देखेंगे कि समाजी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे तो बहुत ही वाज़े हमें दिखाई देता है, लेकिन नफ्सियाती तौर पे भी जो रुझान है वो हमें मनफी सोच से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें मस्बत सोच गार्जियन में, लोगों में और समाज में
लाने की ज़रूरत है और उनको ये बताने की ज़रूरत है कि तालीम को सिर्फ सरकारी नौकरी से न जोड़ें। बिल्कुल। तालीम को आदमी को इंसान बनाने के एक ज़रिए के तौर पे देखें और तालीम याफ्ता इंसान यकीनी तौर पे कहते हैं ना कि जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो उस पहलू से हमें देखने की ज़रूरत है कि हम एक अच्छी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का हमने कल्पना किया, कोशिश किया। तो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हम कायम करें, इसके लिए जो हमारी सोच है और समाज की सोच है वो एक मज़बूत होनी चाहिए और इसमें हर फर्द की कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी है, मेहनत है और कोशिश करनी ये कलेक्टिव एफर्ट बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी इनरोलमेंट का आप भी कह रहे हैं कि बढ़ा है और गवर्नमेंट भी, क्या मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनरोलमेंट बढ़ाने की उन्होंने बहुत कोशिश की है। हमारा जो समाज है, हमारा समाज मतलब कि हमारी जो कम्युनिटी है, उसमें ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं जहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं, तो बस बच्चे पास कर रहे हैं, उनको डिग्री भी मिल जा रही है, किसी तरीके से पास कर ही जाते हैं। तो ये वजह भी हो सकती है क्या कि वो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं? हिम्मत एक तो ये है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तालीम महंगी हुई है, महंगी होती जा रही है, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे। तो एक जब आपने उस पर रोशनी भी डाली, तो ये भी है कि चूँकि वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो आगे जाके उसको लगता है कि भाई अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए इसमें ये चीज़ समझने की है कि जो बच्चे हैं वो सब अच्छे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बच्चे हमारे नॉलेज के हिसाब से मैं ये हम आमतौर से कहता हूँ कि अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो शायद हमारे समाज का कोई बच्चा ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ सकता। वाह, ज़हनी तौर पे जी। क्योंकि मैं खुद उसका एक मिसाल हूँ। तो बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। अब मज़ेदार बात है कि उसको पढ़ाने वाले कौन लोग हैं, उसको रास्ता दिखाने वाले कौन लोग हैं, उसके हिम्मत को बढ़ाने वाले कौन लोग हैं और उनके सामने मॉडल कौन लोग हैं। जो हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उनके सामने मॉडल होना चाहिए। एक मज़ेदार बात है कि हमारे पास रोल मॉडल कम हो गए हैं, रोल मॉडल, बच्चों को हौसला देने वाले लोग कम हो गए हैं। बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बच्चे को अगर हम सहूलत दें, बच्चे को हालात पैदा करें, बच्चे को मेहनत करना सिखाएं तो हमारी तारीफ रही है कि अगेंस्ट द ऑड, हवा के मुखालिफ बच्चों ने या लोगों ने बहुत उम्दा काम किया है। तो हमें लगता है कि फिर से वो शौक, वो जुनून और वो हौसला अपने माशरे में देने की ज़रूरत है। गार्जियन से जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं दरस तदरीस से वाबस्ता हूँ, गार्जियन का भी रोल थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि उनको भी बच्चों को हौसले देने की ज़रूरत है। हम हमेशा कंपेयर करते हैं बच्चों का, बच्चों में नेगेटिविटी लाते हैं, ये बड़ा कहते हैं कि तुम ये कर नहीं सकते हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो और नतीजा ये होता है कि एक वक्त तक तो चल जाता है, लेकिन उसके बाद गार्जियन भी उसको उसकी किफ़ालत या उसको कहना शुरू कर देते हैं कि अब तुम कमाओ। देखिए मेरी अम्मी ने मतलब हम लोग 2 वक्त का भी खाना खाए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बॉम्बे जाके माड़ू का काम करो, है ना? कभी उन्होंने ये मवाजना नहीं किया कि वो जो लड़का दिल्ली गया है वो अपना घर पक्के का बना लिया, तुम्हारा घर टट्टी का क्यों है, तुम भी कमाओ। लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि माशाल्लाह आज हम लोग अच्छे हैं और ये एक सर्वे बताता है कि जो बच्चे शुरू में पढ़ाई तर्क कर देते हैं और जो बच्चे पढ़ते रहते हैं, दोनों के आमदनी में आने वाले वक्त में लगभग 20 गुना का फर्क होता है। अच्छा जी, इज्जत, शोहरत और पैसा तीनों के एतबार से वो 20 गुना का फर्क होता है। ये एक आम बात बता रहा हूँ। तो ऐसे हालत में हमें बच्चों को बताने की जरूरत है कि यू कैन डू, तुम कर सकते हो, और हमें यकीन है कि अगर मिल जाएंगे तो वो बच्चे कर लेंगे। शर्त है कि उन बच्चों को हम रास्ता दिखा दें। बच्चे बहुत तेज होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छी बात।